गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, इसी का एक पार्ट है। जो ये बुक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, जो हर एग्ज़ाम में जो सिविल का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के लिए, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक सीरीज सीक्वेंस बना रहे हैं। तो हम लोग लगभग 5 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकंड चैप्टर में सर्वे इंजीनियरिंग, थर्ड में इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग, फोर्थ में था मेरा हाईवे इंजीनियरिंग, फिफ्थ में था रेलवे, और ये 6 नंबर का चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो इस बुक का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, तो क्या कंजम्पशन यूज बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है, हायर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉज मोर लॉसेस। जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो लॉसेस है वो बढ़ जाएगा, इसके वजह से कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मीन्स ये सही है, और जो बढ़ने का रीजन है वो रीजन भी सही है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लॉसेस मेरा बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ेगा, इसका मतलब है कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। मीन्स ये सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस तरह से मेरा आंसर जो देखा जाए क्या हो सकता है, इसमें आंसर अगर देखा जाए तो आंसर मैच करते हैं। मीन्स ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स आर जो है रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है और सेशन का सही है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज पर कैप्टा कंजम्पशन ऑफ लोकेलिटी इज अफेक्टेड। तो पर कैप्टा कंजम्पशन, पर कैप्टा क्या होता है, पर कैप्टा पर डे या फिर पीसीजी इश्यू से इंडिकेट करता है। मीन्स एक पर्सन का एक दिन में कितना खपत है पानी का, उसी को बोलते हैं पर कैप्टा। ठीक है, पर कैप्टा डिमांड या पर कैप्टा कंजम्पशन। तो यहाँ पे यही बोल रहा है क्वेश्चन कि पर कैप्टा कंजम्पशन जो है लोकेलिटी है वो किस पे अफेक्ट करेगा, क्लाइमेट कंडीशन पे अफेक्ट करेगा या क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन ही देखे थे, जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक है जो मेरा कंजम्पशन बढ़ जाता है। मीन्स इस पर इफेक्ट करेगा। क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर अच्छा क्वालिटी का पानी आए तो उसका यूज जो है ज़्यादा होता है, मीन्स कंजम्पशन जो है ऑटोमेटिक इफेक्टेड करेगा। अगर खराब वाटर आए, गंदा वाटर आता है तो उसको कंजम्पशन घट जाता है, तो ऑटोमेटिक इसमें भी डिपेंड करेगा। इस तरह से ये भी सही है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, अफेक्टेड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर पर भी अफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट कंडीशन। जैसे में हॉट वाटर, मतलब ये हॉट सीजन है, दैट मीन्स हॉट सीजन है या फिर समर सीजन है, समर सीजन में जो है वाटर जो कंजम्पशन है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जो कोल्ड सीजन है, कोल्ड सीजन में वाटर जो है घट जाता है, वाटर डिमांड जो है घट जाता है कोल्ड सीजन में, और समर सीजन में वाटर डिमांड बढ़ जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन पर भी इफेक्ट कर रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर पर इफेक्ट कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर पर भी इफेक्ट कर रहा है। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जो आंसर मेरा ये तीनों पे इफेक्ट कर रहा है। मीन्स आंसर 1 2 3 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिक्रीज इन पर कैप्टा कंजम्पशन। इसमें अभी पूछ रहा है कि किससे जो है ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा वस्तु जिससे पर कैप्टा कंजम्पशन जो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा गुड क्वालिटी का अगर हम करें तो वाटर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपुल का बढ़िया है तो उसका पानी जो वाटर कंजम्पशन वो भी इंक्रीज करेगा। हॉटर क्लाइमेट मीन्स समर सीजन, हॉटर क्लाइमेट मीन्स समर सीजन में ऑटोमेटिक पानी का जो है ज़रूरत बढ़ जाती है, तो मीन्स ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये यूज ऑफ मेटरिंग सिस्टम। तो सबसे पहला देखते हैं जो डिक्रीज पूछ रहा था, अगर मेटरिंग सिस्टम, अगर मीटर लगा दिया जाए तो वाटर का उतना ही यूज किया जाएगा जितना उसको ज़रूरत है, जो लॉसेज वगैरह है वो कम जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस वर्ड से जो है डिक्रीज कर सकता है मेरा पर कैप्टा कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर सकता है मीटरिंग सिस्टम से। अगर मीटरिंग सिस्टम कर दिया जाए तो डिक्रीज कर सकता है, लेकिन अगर बाकी वर्ड देखा जाए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर लगाया जाए तो इंक्रीज करेगा। बेटर स्टैंडर्ड लिविंग अगर बढ़िया है तो उसमें भी इंक्रीज करेगा। हॉटर का मैटर में समर सीजन में है, समर सीजन में ऑटोमेटिक वाटर डिमांड बढ़ जाता है, मीन्स ये भी इंक्रीज है, ये भी डिक्रीज जो करेगा ओनली 1/4 मेटरिंग सिस्टम। अगर मेटरिंग सिस्टम करते हैं, मीटर लगा दिया जाए हर बिल्डिंग के बाहर में,
तो ऑटोमेटिक जो वाटर डिमांड है वो घट जाएगा। मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आवर्ली वेरिएशन फैक्टर, आवर्ली वेरिएशन फैक्टर क्या होता है, तो आवर्ली वेरिएशन फैक्टर जो होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है आवर्ली वेरिएशन फैक्टर। 1.8 होता है डेली वेरिएशन फैक्टर, डेली वेरिएशन फैक्टर हो गया 1.5। और अगर मैक्सिमम आवर्ली डिमांड देखा जाए, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड मतलब मैक्सिमम जो हो आवर्ली में ही मैक्सिमम आवर्ली डिमांड, तो इसका हो जाता है 1.5 1.5 इंटू 1.8, 1.5 इंटू 1.8 हो गया आवर्ली, और 1.8 हो जाता है मैक्स डेली। तो इसी में अगर पूछा जाए मैक्सिमम आवर्ली डिमांड, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड कितना होगा, तो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड हो जाता है 2.7, 1.7 हो गया आवर्ली, 1.8 हो गया डेली, 2.7 हो गया मैक्सिमम आवर्ली, और एक होता है मंथली। मंथली में अगर देखा जाए तो 1.4 जो होता है वो मंथली डिमांड होता है। अगर मंथली पूछा जाए उसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो 1.4 होता है मंथली। तो इस तरह से 1.4 एक याद रखना है मंथली के लिए, 1.5 आवर्ली के लिए, 1.8 डेली के लिए, और 2.7 मैक्सिमम आवर्ली के लिए। तो तीनों डाटा हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी, अगर डेली कंजम्पशन मेरा 1 लाख मीटर क्यूब है, अगर डेली कंजम्पशन जो है वाटर का वो 1 लाख मीटर क्यूब है, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवर्ली डिमांड, पीक आवर्ली डिमांड में मैक्सिमम कितना होगा। तभी हम लोग देखे थे मैक्सिमम आवर्ली डिमांड कितना था, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड 2.7 उसका फैक्टर था। तो 2.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका वॉल्यूम से, तो 2.7 इंटू यहाँ से अगर देखा जाए तो 2.7 इंटू 1 लाख कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 270000, दैट मीन्स इसका आंसर डी। कुछ नहीं करना था इसमें, मैक्सिमम आवर्ली है, इसका जो फैक्टर होता है 2.7 होता है, 2.7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन मेन जो है आर डिजाइन फॉर, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन जो है किस पे डिजाइन किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन है वो किस पर डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आवर्ली जितना मैक्सिमम हो सकता है वो लेते हैं। तो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे में जो मैक्सिमम आवर्ली होगा उसी के आधार पर ये डिजाइन किया जाता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक डिजाइन, एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक डिजाइन, एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक डिजाइन मेथड द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन विथ अर्थमेटिक इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड दो तरह का मेथड है। इस तरह से और मेथड होता है। मेथड क्या होता है, एक होता है जो अर्थमेटिक मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, या तो ये जो होता है ओल्ड सिटी के लिए कह सकते हैं कि ये ओल्ड सिटी या वेल डेवलप सिटी है, उसके लिए हम लोग अर्थमेटिक मेथड यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मेथड सब यूज करते हैं जो यंग सिटी है और जो मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में है, उसी में ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि ज्योमेट्रिक मेथड और अर्थमेटिक मेथड जो है उसमें रिलेशन क्या है, कौन बड़ा होगा कौन ज़्यादा होगा, या किस मेथड से निकालेंगे जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जो अर्थमेटिक मीन मेथड जो है, अर्थमेटिक मीन मेथड बोले या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बोले, ये जो होता है ओल्ड सिटी के लिए होता है। ये हमेशा इसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है किससे, इन कंपेयर टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। इसीलिए हम लोग हमेशा जो यंग सिटी है जो मीन्स नया बसा सिटी, जो न्यू सिटी है यंग सिटी बोले, उसके निकालने के लिए उसका पॉपुलेशन हम लोग जीएम का यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं यंग सिटी के लिए या न्यू सिटी के लिए। न्यू सिटी के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, न्यू सिटी या यंग सिटी के लिए ज्योमेट्रिक मीन मेथड, या ओल्ड सिटी अगर कहें अगर ओल्ड सिटी के लिए निकालें तो ओल्ड सिटी के लिए हम लोग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या अर्थमेटिक मीन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फोरकास्टिंग, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में कौन सा किसका वैल्यू कम होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा इन कंपेयर टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के कंपेयर में अर्थमेटिक मेथड का वैल्यू जो होगा क्या होगा। तभी हम लोग क्या देखें कि जो अर्थमेटिक जो मेथड होता है ऑलवेज कम होता है किससे, ज्योमेट्रिक से। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो लेसर हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, किसी टाउन का पॉपुलेशन निकालना है, 3 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 5000, सेकंड ईयर का 7000, थर्ड ईयर का 8400।
respectively the population of the stone in the fourth consecutive year मीन्स फर्स्ट ईयर का दिया हुआ था, सेकंड ईयर का दिया हुआ, थर्ड ईयर का दिया हुआ, तो फोर्थ ईयर का मेरा निकालना है वही सीरियल वाइज कंजिक्यूटिव में। और इसमें क्या दिया हुआ, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से निकालना, जो निकालना है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। तो सबसे पहले जानते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से अगर निकालना है तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, अगर पॉपुलेशन निकालना एन डेके का, तो पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, एन डेके हो गया। आर क्या होता है, आर होता है परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, आर का फॉर्मूला जो होता है, आर दो मेथड से निकलता है। आर अगर अर्थमेटिक मीन मेथड से निकलता है और आर निकलता है ज्योमेट्रिक मीन मेथड से भी। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो आर अगर हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड से, तो अर्थमेटिक मीन मेथड से निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जाता है और इसका मीन ले लेते हैं, एन तक है तो एन इसका मीन लेता है। उसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड से निकालते हैं आर का वैल्यू, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ का, तो इसका होता है अंडर स्क्वायर रूट, अगर एन निकालते हैं तो एन हो जाएगा और R1 इंटू R2 इंटू R3, ये हो गया ज्योमेट्रिक मेथड से, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल जो पढ़ा किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड निकालना है तो हमको पी निकालने के लिए पी फोर्थ निकालना है, फोर्थ डेके का या तो वन का, तो पी नोट पहले होगा 1 प्लस आर इंटू एन, एन यहाँ पर एक डेके का है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ था, फोर्थ निकालने में गैप जो बीच में है, मतलब फर्स्ट दिया हुआ था, सेकंड दिया हुआ था, थर्ड दिया हुआ था, फोर्थ निकालना, तो डेके जो हुआ एक ही डेके हुआ, 3 से 4 टोटल एक डेके हुआ, तो एन बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर एन बराबर 1 हो जाएगा। पी नोट दिया हुआ 8400, आर नहीं है, आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा, आर निकालने के लिए पहले R1 निकालना पड़ेगा, R1 निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए तो R1 का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का परसेंटेज निकालते हैं। 700 माइनस 7000 माइनस 5000 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, इससे डिवाइडेड बाई 2 इसका परसेंटेज निकालते हैं आर का। पहले R1 निकालते हैं, आर तो निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को, लेकिन R1 पहले निकालते हैं। R1 क्या होता है, रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो निकालना। तो सबसे पहले R1 निकालता है, R1 कितना इंक्रीज वैल्यू कितना हुआ, ये दोनों में कितना हुआ, 5 से 7000 गया, 5000 से 7000 तो 2000 इंक्रीज हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो R1 बराबर 2000 डिवाइड बाई 5000, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, R1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में क्या निकाल सकते हैं, R1 अगर निकालना है तो R1 इसमें से इसकी है, तो 20 डिवाइड बाई, अगर सब शॉर्टकट में कर रहे हैं तो 5 इंटू 100, 5 2 4, मतलब हो गया। यहाँ से अगर करेंगे इसको तो आ रहा है मेरा 0.4%, ठीक है, यहाँ से आ गया 0.4%। टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ नीचे 5000 था, ऊपर 2000 था, से सेपरेट किए तो आ गया 4%, 0.4% आ गया R1 का। इसी तरह से R2 निकाल देंगे, R2 कितना होगा, 7000 और 84 और 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इंक्रीज किया 1400 और निकालते हैं परसेंटेज, तो निकाल रहे हैं 7000 से, तो 7000 कर दिए तो 7 मतलब 0.3%। मीन्स R1 का जो वैल्यू आ गया 0.4% और R2 का जो वैल्यू आ गया 0.3%। मीन्स इस दोनों का इंक्रीज निकाल लिए, इसके बाद ये दोनों का इंक्रीज निकाल लिए, दोनों का निकाल लें तो R1 हो गया, यहाँ से R2 हो गया। R1 का वैल्यू निकल गया 0.4, R2 0.3। तो हम R निकालने के लिए क्या कहे थे हम लोग, अर्थमेटिक मेथड से निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 0.4 था प्लस 0.3 था, 0.4 था प्लस 0.4 था, एक मिनट यहाँ पर से जो निकाले था 1400 डिवाइड बाई 7000, यहाँ से 7 दूनी 14, 2 आएगा ना, मतलब 0.2 आ गया। R2 का वैल्यू जो 0.2 है, R1 का वैल्यू 0.4 और R2 का वैल्यू 0.2, तो इसको एवरेज निकालते हैं तो 0.4 0.2 कितना होगा, 0.6 बाई 2 बोले तो 0.3, यहाँ से निकाल लिए। R का वैल्यू जो मेरा आ गया R इज इक्वल टू 0.3। तो अब हम लोग क्या बिठा देते हैं इसमें, अब हम लोग निकालते हैं ज्योमेट्रिक मेथड से। अगर पी फोर्थ का निकालना है तो P1 कितना हो जाएगा, 8400 था, 8400 इंटू 1 प्लस R कितना आ गया 0.3%, परसेंटेज में निकाले हैं तो 0.3, और N कितना था N1। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है 8400 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, तो आ रहा है मेरा 10920,
10920, दैट इज डी आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, बस एक ही फार्मूला याद रखना है। पी जो होगा अर्थमेटिक मीन मेथड से, पी निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन मेथड से पी नोट 1 प्लस आर टू द पावर एन, आर निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई एन, मीन निकाल देना है। यहाँ से निकाल सकते हैं आर क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज, ये निकालना परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज किया है वो आर का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग निकाल लिए, इसका जो वैल्यू आ गया ज्योमेट्रिक मेथड से इसका निकाल लिए, बस फार्मूला से बैठाना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग, सुटेबल मेथड पूछ रहा है, मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग सिटी, यंग सिटी पूछ रहा है, रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज कर रहा है और यंग सिटी है। तो अभी हम लोग देखे थे जो यंग सिटी के लिए कौन सा होता है, जो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है उससे निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड जो होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो होता है जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है, और ये इंक्रीज मेथड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यंग सिटी के लिए, यंग जो नया बस रहा सिटी, न्यू सिटी या रैपिड इंक्रीजिंग सिटी जो है उसके लिए ज्योमेट्रिक मेथड है। अर्थमेटिक मेन मेथड जो है ये ओल्ड सिटी के लिए है, इसको याद रखना है कि ओल्ड सिटी के लिए अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक के लिए हो गया ओल्ड, और ये हो गया और ये रैपिड यंग सिटी के लिए हो गया ज्योमेट्रिक। तो हम लोग दोनों डाटा इसको याद रखना है, ये हो गया ओल्ड के लिए, ये हो गया न्यू के लिए, न्यू के लिए या फिर यंग के लिए मेरा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होता है ये वैसा सिटी के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे ना उस सिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, उस सिटी के लिए हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बोलते हैं। द सिटी टाइप ऑफ सिटी, वैसा टाइप ऑफ सिटी जिसके बारे में नोट नो, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उस सिटी का, अगर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने वाले तो हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से निकालते हैं। तो हम लोग तीनों यहाँ पर देख लिए, इसको हो गया ओल्ड सिटी के लिए, ये हो गया ज्योमेट्रिक हो गया न्यू सिटी के लिए, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है जिस सिटी के लिए हम कुछ नहीं जानते हैं, नोट नोन, इस कुछ नहीं जानते हैं उस सिटी के लिए अगर निकालने के लिए बोले फोरकास्टिंग तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल, क्या बोला, डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इज ए बिल ड्यूरिंग पंपिंग विल बी मैक्सिमम, पंपिंग के टाइम पे मैक्सिमम जो डिप्रेशन होगा कहाँ पर, अगर मान लीजिए पंपिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो डिप्रेशन होता है नियर द बेल होता है, जो नियर द बेल है वहीं पर जो होगा डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं अगर यहाँ पर पंपिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो आता है इस जगह पे ही आता है, तो इससे कह सकते हैं कि नियर द बेल, नियर द बेल हो जाएगा, तो क्लोज द बेल, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिवाइस पूछ रहा है विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम सोर्स और कॉल्ड, वैसा डिवाइस जिसका ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स से निकालने के लिए किया जाता है ड्राइंग वाटर, उस सोर्स को क्या बोलते हैं, तो उसको इंटेक बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है। स्पेसिफिक रिटेंशन जितना वॉल्यूम रिटेंड कर रहा है, जो स्पेसिफिक यील्ड रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ, रेशियो होता है द वॉल्यूम यील्ड टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और स्पेसिफिक यील्ड वॉल्यूम का रेशियो होता है। रिटेंशन क्या होता है, द रिटेंड वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है, दोनों का अगर सम करेंगे तो पोरोसिटी का इक्वल होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा जो रिलेशन कौन इसमें आ रहा है, स्पेसिफिक यील्ड अगर गामा दिया हुआ है, स्पेसिफिक रिटेंशन आर दिया हुआ तो गामा प्लस आर इज इक्वल टू एन, दैट इज पोरोसिटी। ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ वाल्व पूछ रहा है विच इज प्रोवाइड ऑन द संक्शन पाइप, संक्शन पाइप वैसा जगह पे होता है जहाँ डायरेक्शन जो हो फ्लो डायरेक्शन वन डायरेक्शनल होता है। संक्शन पॉइंट पे जो फ्लो होता है वन डायरेक्शन होता है, संक्शन पॉइंट पे जो फ्लो होता है वन डायरेक्शन होता है। तो वन डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यूज कौन सा करते हैं, तो रिफ्लेक्स वाल्व यूज करते हैं, वन डायरेक्शन के लिए रिफ्लेक्स वाल्व यूज करते हैं। इसको और दूसरा नाम क्या है, इसको चेक वाल्व भी कहते हैं, इसको चेक वाल्व भी कहते हैं। तो इस तरह से संक्शन पाइप पे कौन सा यूज हो रहा है, रिफ्लेक्स वाल्व यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ ट्यूबवेल से मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है, तो ट्यूबवेल से जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा 50 लीटर पर सेकंड होता है, मैक्सिमम जो ट्यूबवेल से डिस्चार्ज हो सकता है वो 50 लीटर पर सेकंड हो सकता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज कम्पेयर टू सैलो डीप बेल है, सैलो बेल से कंपेयर में बोल रहा है कि डीप बेल क्या होगा, तो डीप बेल का जो डिस्चार्ज होता है ज़्यादा होता है, तो इससे कर सकते हैं मोर डेप्थ लेस डेप्थ मोर डिस्चार्ज, अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका होगा मोर डिस्चार्ज हो जाएगा, डीप बेल का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राउंड वाटर इज यूजुअल, ग्राउंड वाटर जो होता है यूजुअली फ्री फ्रॉम, जो ग्राउंड वाटर होता है किस चीज़ से फ्री होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, डिजोल्व इम्प्यूरिटी, बोथ सस्पेंडेड डिजोल्व तो होगा ही,
डिजोल्व से फ्री नहीं होगा, तो फ्री जो होगा सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो सस्पेंडेड रहता है, और जो ग्राउंड वाटर में है, ग्राउंड वाटर में जो है वो सस्पेंडेड उसमें नहीं होता है, मीन्स कह सकते हैं कि फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर हो गया वो फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोल्यूटेड वाटर, द पोल्यूटेड वाटर इज वन विच, पोल्यूटेड वाटर किस वाटर को कहते हैं? कॉन्टेनिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो उसको, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो मतलब लाभकारी भी होता है और कुछ हानिकारक भी होता है, मतलब जो पॉजिटिव होता है कुछ निगेटिव होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया का है रहे तो उसको हम पोल्यूटेड नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्सिस्ट ए अनडिजरेबल सबस्टांस, वैसा सबस्टांस रिटार्निंग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए एंड डोमेस्टिक यूजेज, वैसा सबस्टांस जो वाटर में मिला हुआ है जो डोमेस्टिक यूज के लिए भी अनफिट हो और ड्रिंकिंग के लिए भी अनफिट हो, उस वाटर को हम लोग पोल्यूटेड वाटर कह सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आंसर मेरा बी हो गया, वैसा वाटर जिसमें कॉन्सिस्ट कौन सा होगा, अनडिजरेबल सबस्टांस हो। अनडिजरेबल बोल कहने का मतलब है उसमें कुछ ऐसा सबस्टांस हो जो यूजलेस हो, मीन्स ड्रिंकिंग के लिए भी काम नहीं हो और डोमेस्टिक यूज के लिए भी वो यूजलेस हो, तो उसको बोलते हैं अनडिजरेबल। तो इसको हो गया पोल्यूटेड बोलेंगे, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें कौन ऐसा है जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। तो डेस्टिनी, कोलेरा, टाइफाइड, तीनों जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, जो एक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, ये तीनों जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है और वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है। लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया जो होता है मस्कीटो से होता है, कौन सा मस्कीटो, एनाफ्लीज में, एनोफ्लिज मस्कीटो, एनाफ्लीज मस्कीटो, एनाफ्लीज मस्कीटो है। मलेरिया जो होता है वो एनाफ्लीज मस्कीटो से होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो से, तो मलेरिया कह सकते हैं कि वाटर बोर्न नहीं है, दैट इज ए, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्या कहता है, मस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का कॉज क्या है? भी कॉमन, मस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी, तो एसिडिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की वजह से ही, CO2 की वजह से ही एसिडिटी होता है, तो कह सकते हैं कि ए इसका मोस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तब फेनोलिक कंपाउंड, फेनोलिक कंपाउंड पूछ रहा है, फेनोलिक कंपाउंड इन पब्लिक वाटर, फेनोलिक कंपाउंड जो है पब्लिक वाटर में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम होता है 001, जो मैक्सिमम होना चाहिए इसमें शुड नॉट बी मोर देन, मतलब डबल, इससे मैक्सिमम वैल्यू जो होना चाहिए फेनोलिक कंपाउंड का, फेनोलिक कंपाउंड का जो पब्लिक वाटर जो वाटर यूज करने का है उस वाटर में कितना होना चाहिए, 0.001, 0.001। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 001 ppm। ठीक है, ppm हो गया, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड, फ्लोराइड का जो मैक्सिमम होता है, फ्लोराइड तो 1 से लेकर के 1.5 तक होता है, डायमेंशन उसका होता है मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो फ्लोराइड जो होता है ड्रिंकिंग वाटर में 1 से लेकर 1.5 तक होता है, इसका मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो इसका जो पूछ रहा है मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हो गया मेरा 1.5, 1.5 हो गया। अगर इससे ज़्यादा होगा तो डेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, इससे 1 से ज़्यादा होता है 1.5 तो डेंटल प्रॉब्लम होता है, इसी को एक बीमारी होता है फ्लोरोसिस उसको बोलते हैं, एक बीमारी होता है इससे, फ्लोरोसिस इसको एक बीमारी होता है, जो फ्लोराइड अगर बढ़ जाता है तो उसके बाद से एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, तो इसका जो रेंज हो गया 1 से लेकर के 1.5 तक, क्वेश्चन यही कह रहा था कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो 1.5 दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, स्टैंडर्ड ईडीटी है, ईडीटी क्या होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म ईडीटी क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, ये क्या है, सोल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन, इसको किस चीज़ में यूज किया जाता है, तो ईडीटी का यूज होता है हार्डनेस निकालने के लिए यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें एक इंडिकेटर यूज होता है ब्लैक टी इंडिकेटर, तो इसको कह सकते हैं एबीटी ब्लैक टी इंडिकेटर, इसमें एक इंडिकेटर यूज होता है एबीटी ब्लैक टी इंडिकेटर, इसको याद रखना ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। ईडीटीए मेथड में एक इंडिकेटर यूज होता है ईडीटी ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है, जो कि हार्डनेस निकालने के लिए यूज होता है, ईडीटीए का यूज होता है हार्डनेस निकालने के लिए। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी किस चीज़ में यूज होता है, टर्बिडिटी को निकालने के लिए हम लोग सिलिका मेथड यूज करते हैं, सिलिका मेथड यूज करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करता है, विंकलर मेथड यूज करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए ब्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। रेसिड्यूल क्लोरीन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट निकालते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट निकालते हैं। इस तरह से इसको हम अगर देख लें अगर डिटेल्स में, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन और बन सकता है,
ये हो गया हार्डनेस निकालने के लिए ईडीटीए मेथड, ईडीटीए मेथड। सिलिका टर्बिडिटी निकालने के लिए सिलिका मेथड। डिजोल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए बिंकलर मेथड, बिंकलर बिंकलर मेथड होता है। रेसिडुअल क्लोरीन के लिए क्या होता है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। तो बिंकलर मेथड, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, सिलिका टेस्ट और ईडीटीए मेथड। ये हार्डनेस के लिए होगा, टर्बिडिटी के लिए, डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए बिंकलर मेथड हमेशा याद रखना, बिंकलर मेथड। रेसिडुअल क्लोरीन के लिए स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द coliform bacteria is present in the sample of the water, then the coliform test to be conducted is। तो coliform bacteria present है किसी वाटर सैंपल में, तो coliform टेस्ट क्या कंडक्ट करेंगे, तो प्रिस्क्रिप्टिव coliform टेस्ट। इसमें कौन कौन सा जो coliform टेस्ट है, कौन कौन सा coliform टेस्ट यूज करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव भी करेंगे, प्रिजम्पटिव भी करेंगे, कन्फर्म करेंगे और कंप्लीट कन्फर्म टेस्ट करेंगे, मीन्स तीनों करते हैं इसमें। अगर कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो प्रिजम्पटिव, कन्फर्म एंड कंप्लीटेड तीनों करेंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्कलिनिटी इन द वाटर एक्सप्रेस इन द मिलीग्राम, अल्कलिनिटी प्रेजेंट है इन वाटर एक्सप्रेस इन द मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट टू। जो अल्कलिनिटी है इसको किसके टर्म में निकालते हैं इक्विवेलेंट से, तो इसको होता है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, CaCO3 के टर्म में निकालते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन का जो प्रोडक्ट होता है, अगर एच निकालें प्लस ओ एच निकालें तो प्रोडक्ट इसका जो होता है 10⁻⁻14 होता है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना है कि टेम्परेचर जो होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो दोनों का प्रोडक्ट होगा इसको और इसको, वो 10⁻⁻14 होता है, 10⁻⁻14 होता है, 10⁻⁻14 होता है कितना पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू पीएच, क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पीएच रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड क्या होता है, अगर मान लिया जाए ये मेरा पीएच स्केल है, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, अगर इससे कम है तो इसको बोलते हैं एसिडिक और इसको बोलते हैं बेसिक। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक, 7 से कम हो गया तो एसिडिक और 7 पे है तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है मेरा, क्या पूछ रहा है, तो फ्लोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड क्या पूछ रहा है, एसिड होने का मतलब जितना कम रहेगा। अभी हम लोग देखें कि अगर 7 से नीचे की ओर है तो इसको एसिडिक बोलते हैं, 7 से ज़्यादा है तो उसको बेसिक बोलते हैं। तो एसिडिक पूछ रहा है तो सबसे कम जो वैल्यू होगा वो एसिडिक होगा, दैट मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए हो गया बेसिक। अगर 7 देखा जाए तो 7 हो जाएगा क्या, न्यूट्रल इसको कह सकते हैं। 10 हो गया क्या, 10 हो गया बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये हो गया, इसको कहते हैं तो बेसिक बोलते हैं, इसको 7 को बोलेंगे तो न्यूट्रल बोलेंगे। तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्बिडिटी इज मेजर, टर्बिडिटी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे टर्बिडिटी किस में मेजर करते हैं, सिलिका स्केल पे। टर्बिडिटी इज मेजर स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, दैट इज इसका करेक्ट हो गया स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द स्टैंडर्ड सिलिका स्केल टर्बिडिटी मेजर करते हैं। टर्बिडिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर में जो टर्बिडिटी हो वो कितना होना चाहिए, तो टर्बिडिटी जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो 10 ppm होगा, 10 ppm होगा। जैसे इसका लिमिट देख लेते हैं, टर्बिडिटी का जो लिमिट होता है 1 से लेकर 1 NT, इसको टर्बिडिटी का जो यूनिट लिमिट होता है नेप्थुलन NTU होता है से लेकर के 10 NTU तक, NTU इसका यूनिट है। अगर टर्बिडिटी का लिमिट देखा जाए तो 1 NTU से लेकर के 10 NTU तक रहता है, ठीक है। और यही अगर यहाँ पर दूसरा चीज़ देखा जाए, कलर का देखा जाए तो कलर का जो होता है 5 TCU ट्रू कलर यूनिट इसका होता है, 5 से लेकर के, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए टर्बिडिटी का तो 1 से लेकर के 10 तक, कलर का देखा जाए तो 5 से लेकर के 25 तक। और टेस्ट एंड ऑर्डर का देखा जाए, टेस्ट एंड ऑर्डर गंध होता है तो उसका जो लिमिट होता है 1 से लेकर के 3 तक होता है, 1 से 3 तक। ये होता है यूनिट TON ट्रू ऑर्डर यूनिट, ठीक है। कलर का होता है ट्रू कलर यूनिट TCU और PPM टर्बिडिटी का यूनिट होता है NTU होता है। ये तीनों याद रखना, NTU TCU और TOU। TO यूनिट किसका हो गया, TON है ट्रू कॉलर, TO टेस्ट एंड ऑर्डर का जो होता है 1 से लेकर के 3 तक होता है, टोन में इसको इंडिकेट करते हैं TON से।
ठीक है, ये टेस्ट एंड ऑर्डर का हो गया। अगर कलर का देखा जाए तो कलर का जो होता है 5 से लेकर के 25 तक होता है। इसका जो यूनिट होता है TCU होता है, TCU, ट्रू कलर यूनिट। वही अगर टर्बिडिटी का देखा जाए तो टर्बिडिटी का हम लोग कितना दिए, N 1 NTU से लेकर के 10 NTU तक होता है। 3 चीज़ का हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है रेसिडुअल क्लोरीन। अभी हम लोग देखे थे रेसिडुअल क्लोरीन किससे निकालते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, ठीक है, एंड ऑर्थोडोलाइडाइन टेस्ट, दोनों मेथड से निकालते हैं। एक और मेथड होता है ऑर्थोलाइडाइन टेस्ट और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, दोनों मेथड से निकालते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, कौन सा होता है, डीपीटी मेथड से निकालते हैं। एक और मेथड होता है क्लोरोटेक्स मेथड से भी निकालते हैं। एक डीपीटी एक प्लस क्लोरोटेक्स मेथड से भी निकालते हैं। तो 4 मेथड हो गया रेसिडुअल क्लोरीन निकालने के लिए। रेसिडुअल क्लोरीन के लिए स्टार्च आयोडाइड टेस्ट और ऑर्थोडोलाइन टेस्ट, डीपीटी टेस्ट, डीपीडी टेस्ट, एक होता है क्लोरोटेक्स टेस्ट। ठीक है, 4 मेथड हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से रेसिडुअल क्लोरीन का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट इज यूज्ड टू, अभी हम लोग देखें ऑर्थोडोलाइन टेस्ट किस में निकालता है, रेसिडुअल क्लोरीन के लिए निकालते हैं, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इसमें देखो डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग क्या पढ़े थे, डिजोल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, विंकलर मेथड। अभी हम लोग पढ़े थे विंकलर मेथड, इसका यूज होता है। तो हम लोग इस ऑर्थोडोलाइन टेस्ट हो रहा है, तो रेसिडुअल क्लोरीन के लिए दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द टोटल अल्कलिनिटी देन द कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो टोटल कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है, कार्बोनेट हार्डनेस का जो वैल्यू होता है वो अगर मान लिया जाए यहाँ पे मेरा टोटल हार्डनेस दिया हुआ है और अल्कलिनिटी दिया हुआ है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। ये याद रखना है, सिंपल याद रखना है क्या, टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में जो मिनिमम होगा, ये दोनों का जो वैल्यू में मिनिमम होगा उसी को बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाएगा तो फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाएगा। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द टोटल अल्कलिनिटी। मीन्स अगर टोटल हार्डनेस देखा जाए और अल्कलिनिटी देखा जाए, इसमें मिनिमम कौन सा होगा, तो मिनिमम इसमें कौन सा होगा, टोटल हार्डनेस जो है ग्रेटर है, मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर है, तो मिनिमम इसमें हो गया अल्कलिनिटी। ठीक है, तो अल्कलिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस। अल्कलिनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। तो पूछ रहा है इसमें कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, तो कार्बोनेट हार्डनेस अभी हम लोग देखें क्या हो गया, कार्बोनेट हार्डनेस हो गया अल्कलिनिटी, क्योंकि अल्कलिनिटी मिनिमम है। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी, यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल अल्कलिनिटी। सिंपल फार्मूला हमको खाली ये ध्यान में रखना है कि टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में जो वैल्यू मिनिमम होता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। बस इसी से निकाल देना, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन द पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए जो सेफ्टी हो, जो पब्लिक वाटर में यूज हो, और रेसिडुअल क्लोरीन कितना होता है, इसका जो रेंज होता है, इसका जो लिमिट होता है 0.2 to 0.5 ppm होता है, 0.2 to 0.5 ppm होता है। मीन्स रेसिडुअल क्लोरीन जो है, रेसिडुअल क्लोरीन पब्लिक वाटर में कितना होना चाहिए, 0.2 से लेकर के 0.2 टू लेकर के 0.5 तक होना चाहिए, वो पीपीएम में, दैट इज पीपीएम। ठीक है, 0.2 से 0.5 तक। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या होगा, 0.2 to 0.5 है ही नहीं ऑप्शन, तो एक ऑप्शन दिख रहा है 0.5 मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर मेरा भी हो सकता है। ऐसे इसका सिंपल याद रखना है कि इसका जो लिमिट होता है 0.2 से लेकर के 0.5 तक होता है, दैट इज बी इसका लगभग आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल इन न्यूट्रल अनपोल्यूटेड वाटर नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल अनपोल्यूटेड वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कितना होना चाहिए रेंज में, तो उसको जो रेंज में होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, जो 10 मिलीग्राम पर लीटर के रेंज में होना चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन का। न्यूट्रल अनपोल्यूटेड वाटर के लिए इसका जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा 10 mg पर लीटर, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी पूछ रहा है इन द सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट। फ्लो वेलोसिटी कितना होना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक में, तो फिर फ्लो वेलोसिटी होता है सेंटीमीटर पर मिनट में 15 to 30 होता है, 15 to 13 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको और कह सकते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, लार्ज वैल्यू होता है 5 mm पर सेकंड होता है, 5 mm पर सेकंड होता है मैक्सिमम। तो
तो यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्लो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक में, वो 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका जो मैक्सिमम होता है 5 mm पर सेकंड होता है सेटलिंग वेलोसिटी का, फ्लो वेलोसिटी का 5 mm पर सेकंड। तो इसका सी अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का जो लेंथ होता है शुड बी मोर देन, तो लेंथ और बिर्थ में एक रिलेशन होता है, लेंथ और बिर्थ में एक रिलेशन होता है, जो लेंथ जो होता है इसका होता है 2b से लेकर के 4b तक होता है। जो लेंथ और बिर्थ का जो रेशियो होता है वो 2 से लेकर के 4 तक होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसका। सेडिमेंटेशन टैंक का जो लेंथ बाई बिर्थ रेशियो जो होता है वो 2 से लेकर के 4 तक लाइज करता है। तो यहाँ से लेंथ निकालना, तो लेंथ कितना होगा 2 टाइम्स बी या 4 टाइम्स बी, तो मैक्सिमम कितना इसमें हो जाएगा, पूछ रहा है शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कहने का मतलब ये शुड नॉट बी मोर देन मीन्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा 4b तक हो जाएगा, दैट इज सी इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवर फ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन का पूछ रहा है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन का जो होता है 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लेन सेडिमेंटेशन का पूछे तो 500 to 750, अगर इसी में कोगुलेशन में पूछे, कोगुलेशन या डबल सेडिमेंटेशन का या कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन का पूछे तो 1000 to 1250 तक होता है। मीन्स ये जो डाटा दिया हुआ है ये दिया हुआ और प्लेन के लिए दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन के लिए दिया हुआ 10,100 से लेकर 1250 तक होता है, और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन के लिए दैट इज बी इसका सेकंड। डबल सेडिमेंटेशन या कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन के लिए होता 1000 to 1250 तक के, अगर प्लेन सेडिमेंटेशन का पूछे तो 500 to 750 तक, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन से पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, प्लेन सेडिमेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन से जो रिमूव होता है बैक्टीरिया वो कितना होता है, तो ये होता है रेंज होता है 40 to 70% तक इसका रिमूवल होता है प्लेन सेडिमेंटेशन में, मीन्स 40 to 70%। तो पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया रोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन से कितना रिमूव कर सकते हैं, तो 70% मैक्सिमम होता है 40 to 70%, तो अप्रोक्स इसका जो आंसर हो गया सी इसका 25% इसका अप्रोक्स आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो सेटलिंग वेलोसिटी है सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन, सेटलिंग वेलोसिटी हम लोग देखे थे क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है g-1 गामा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो गया, स्पेसिफिक वेट का हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो सिंपल हमको याद रखना है सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 म्यू, ठीक है। आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक पे डिपेंड करता है, तो डेप्थ ऑफ टैंक पे डिपेंड नहीं करता, ये हमको याद रखना है कि सेटलिंग वेलोसिटी है नॉट डिपेंड ऑन सेटलिंग डेप्थ ऑफ टैंक, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया पे डिपेंड कर रहा था क्योंकि इसका जो सेटलिंग वेलोसिटी एक और फॉर्मूला होता है क्या, Q बाई बी इंटू एल, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू Q बाई बी एल, तो सेटलिंग वेलोसिटी बराबर Q बाई बी एल, बी एल हो गया सरफेस एरिया हो गया, बी एल हो गया सरफेस एरिया हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि सरफेस एरिया का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेटलिंग वेलोसिटी जो है सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और एक याद रखना है कि डेप्थ ऑफ टैंक पर नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ टैंक और डिपेंड ऑन सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बताएं, बी इंटू एल इसका एरिया हो गया, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी, फिर सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल इन द सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीज, ये इंक्रीज कब होगा वो पूछ रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए डी का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। हम लोग देखें बी का दो फार्मूला देखें, क्या देखें, g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, डी का प्रोपोर्शनल है। एक और फार्मूला क्या देखें सेटलिंग वेलोसिटी का, Q डिवाइडेड बाई बी इंटू एल में सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल साइज डिक्रीज
ये इंक्रीज पूछ रहा है, तो पार्टिकल साइज अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग देखें भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, मीन्स ये डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया ऑफ टैंक जो है, अभी हम लोग देखें सरफेस एरिया का, तो भी सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, हमको इंक्रीज पूछ रहा है, तो इससे भी डिक्रीज करेगा। डेप्थ ऑफ टैंक पे तो डिपेंड ही नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ टैंक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल हम लोग देखते हैं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है, साइज का, एंड वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू एल, या फिर कह सकते हैं सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इन्वर्सली हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस पे से डिक्रीज करेगा, इससे भी डिक्रीज करेगा, और इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर गिवन डिस्चार्ज, को डिस्चार्ज दिया हुआ था, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज, अगर सेडिमेंटेशन टैंक का एफिशिएंसी बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सेडिमेंटेशन टैंक का अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है तो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ टैंक, अगर डेप्थ ऑफ टैंक को बढ़ाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नहीं, डिक्रीज द डेप्थ ऑफ टैंक पर तो ये नहीं होगा। फॉर द गिवन डिस्चार्ज गिवन है, तो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ, नहीं डिक्रीजिंग द डेप्थ, नहीं इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो मेरा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। दैट इज से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रिप्रेजेंट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ये पूछ रहा है कि प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट कितना होगा इन कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। इसका हम लोग देख लेते हैं, एक डाटा देख लेते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन का और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए प्लेन सेडिमेंटेशन का, तो इसका जो होता है प्लेन सेडिमेंटेशन का टाइम पीरियड वो ज़्यादा होता है, 4 से 8 आवर होता है, और इसमें देखा जाए तो 2 से 4 आवर होता है। सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, 2 से 4 आवर होता है, प्लेन में 4 से 8 आवर होता है। पहला डिटेंशन पीरियड था, दूसरा ओवरफ्लो रेट था। ओवरफ्लो रेट जो है वो प्लेन सेडिमेंटेशन अभी हम लोग देखे थे कितना था इसका, 500 से लेकर के 750 तक था, और प्लेन सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में कितना था, 1000 से लेकर के 1250 तक था। वो लीटर पर आवर पर मीटर क्यूब ये था, अभी हम लोग पीछे देखे थे। इस तरह से कह सकते हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन में कितना हो गया मतलब टाइम पीरियड, अगर एक ग्राफ में अगर देखा जाए सेडिमेंटेशन हो गया विथ कोगुलेशन, और एक सिर्फ सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड इसका हो गया कितना 4 to 8 आवर, और सेडिमेंटेशन में 2 से 4 आवर, और ओवरफ्लो रेट जो हो गया फर्स्ट में प्लेन सेडिमेंटेशन में था 500 से लेकर के 750 तक, ठीक है, ये क्या में था लीटर पर आवर पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इसमें जो था मेरा 1000 से लेकर के 1250 तक था, तो ये ज़्यादा है। तो आप पूछ रहा है इसमें क्या कि डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रिस्पेक्टिवली फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन टाइम, तो प्लेन सेडिमेंटेशन का जो पहला का डिटेंशन पीरियड ज़्यादा है, यहाँ से देख रहे हैं ज़्यादा है, और जो ओवरफ्लो रेट जो है वो कम है, मतलब इससे कंपेयर में ये कितना होगा, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला वैल्यू जो होगा डिटेंशन पीरियड ज़्यादा हो गया, और जो ओवरफ्लो रेट जो है वो कम हो गया, तो फर्स्ट जो होगा मोर होगा और सेकंड जो होगा वो लेस होगा, तो मोर और लेस ऑप्शन किस में दिया हो, दैट इज सी। तो सिंपल याद रखना है, प्लेन सेडिमेंटेशन में जो होगा 4 से 8 आवर होता है टाइम पीरियड, और सेकंड में जितना होगा 2 से 4 आवर, इससे कंपेयर कर सकते हैं। ओवरफ्लो रेट जो होता है वो होता है 500 से लेकर के 750 तक, और एक में होता है 1000 से लेकर के 1250 तक, दोनों से कंपेयर कर लो, कंपेयर कर से निकल जाएगा आंसर, अरे इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ कोगुलेट नीडेड फॉर द कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ, कह रहा है क्या कि कोगुलेशन विथ वाटर इंक्रीज, मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोगुलेंट जो है वो कब इंक्रीज करेगा, वो पूछ रहा है कोगुलेंट कब इंक्रीज करेगा। तो कोगुलेंट कब इंक्रीज करेगा, जब पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, ज़्यादा इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब पानी ज़्यादा गंदा हो या टेम्परेचर कम जाए, इसको कंपेयर में। तो इंक्रीज द टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी को इंक्रीज करा दिया जाए तो कोगुलेंट का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा, मीन्स एक सही है।
डिक्रीज द टर्बिडिटी नहीं, डिक्रीज करेगा तो कोगुलेंट भी कम यूज होगा, तो ये गलत है। इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कोगुलेंट कम पड़ेगा, कोगुलेंट का जरूरत कम पड़ेगा, इस तरह से ये नहीं हो कि डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो फिर कोगुलेंट का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा। मीन्स 1 और 4 इसका अप्रोप्रिएट सही है, तो 1 और 4 किस में दिया हुआ, दैट इज बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलम एलम एक कोगुलेंट है। एलम एज ए कोगुलेंट फॉर फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज। एलम मोस्ट इफेक्टिव कब होता है, इसको मोस्ट इफेक्टिव को लिए 6, इसका जो मेन जो इफेक्टिव का होता है 6.8 से लेकर के 8.5 पीएच रहता है। अगर पीएच का वैल्यू 6.5 से लेकर के 8.5 तक रहता है तो इसका जो वैल्यू होता है पीएच एलम का वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, मीन 6.5 टू 8.5। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है, 6.5 नहीं दिया हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 6 to 8 है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिटेंशन पीरियड पूछ रहा है, कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली केप्ट। अभी हम लोग देखे डिटेंशन पीरियड कोगुलेशन टैंक का कितना हो रहा था, 2 से लेकर के 4 आवर तक हो रहा था, 2 से 4 आवर, 2 से 4 आवर कहीं ऑप्शन दे रहा है, 2 से 6 आवर दिया हुआ है, बस नियरेस्ट आंसर यही है, दैट इज सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक कोगुलेशन के लिए अगर प्लेन देखता तो प्लेन के लिए होता 4 to 8 आवर, इस किसके लिए हुआ, प्लेन के लिए हो गया, प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4 to 8 आवर, कोगुलेशन के लिए 2 से 4 आवर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलम क्या है, कोगुलेंट है, एलम एक कोगुलेंट है, ठीक है। एलम व्हेन एडेड टू कोगुलेंट इन द वाटर डज नॉट रिक्वायर अल्कलिनिटी, डज नॉट अफेक्ट पीएच, पीएच को तो अफेक्ट करेगा, इंक्रीज द पीएच, पीएच को इफेक्ट इंक्रीज, पीएच को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, पीएच को डिक्रीज करता है। जब हम कोगुलेंट एलम ऐड करते हैं किसी में तो जो है इसको डिक्रीज करता है, डिक्रीज कितना करता है 3 to 4.5 से 3.5 to 6.5 तक के 3.5 to 6.5 तक के इसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ से कह सकते हैं जो एलम अगर हम ऐड करेंगे तो जो पीएच का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना डिक्रीज करेगा, अगर ये पूछे तो 3.5 to 6.5 तक डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द केमिकल मस्ट कॉमनली यूज इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन सीवेज। कह रहा है केमिकल मस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड पूरा स्पीड इंक्रीज करने के लिए किसमें, सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज, सेडिमेंटेशन का सीवेज को जो इंक्रीज कर दे वो उसमें कौन सा है, तो उसमें जो कोगुलेंट होगा वही होगा। तो मोस्ट जो कोगुलेंट होता है, सबसे बेस्ट कोगुलेंट जो होता है वो लाइम होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन में कौन सा होगा, तो कोगुलेंट होता है वो लाइम होता है, इसको एक कोगुलेंट है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर एडॉप्टेड टू रिमूव। जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है, रैपिड फिल्टर 3 तरह का होता है, एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है, एक प्रेशर फिल्टर होता है। तो ये पूछ रहा है कि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर पूछा है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर पूछ रहा है एडॉप्टेड, किस लिए एडॉप्ट किया जाता है, तो डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको रिमूव किस लिए, किस चीज़ को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कौन सा, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। तो यहाँ पर देखा जाए डिजोल्व ऑर्गेनिक डिजोल्व के लिए नहीं होता, तो ये गलत हो गया। डिजोल्व सॉलिड डिजोल्व के लिए फिर आगे गलत है। फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजोल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होगा। बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड, जो बैक्टीरिया है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि फिल्टर का यूज होता है, और कोलाइडल सॉलिड के लिए यूज करता है, डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में जो रेट है फिल्ट्रेशन का इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज अबाउट। जो स्लो सैंड फिल्टर में जो रेट है फिल्ट्रेशन रेट वो कितना होता है वो पूछ रहा है। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो रेट होता है फिल्ट्रेशन रेट वो भी पूछ रहा है, मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, तो 50 to 60 होता है, दैट इज 50 to 60 होता है, वो इसका स्लो सैंड फिल्टर का फ्लो रेट होता है, सबसे कम फ्लो रेट होता है, सबसे कम फ्लो रेट इसी का होता है। इसके बाद होता है रैपिड सैंड फिल्टर का, उसके बाद होता है सबसे ज़्यादा फ्लो रेट जो होता है वो प्रेशर फिल्टर का होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर फिल्टर का होता है, फिर रैपिड फिल्टर का, फिर स्लो सैंड फिल्टर का। क्या फ्लो रेट, तो सबसे कम फ्लो रेट होगा इसी का, दैट इज स्लो सैंड फिल्टर का, दैट इज 50 to 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल का जो साइज है किसमें, स्लो सैंड फिल्टर में, स्लो सैंड फिल्टर में जो साइज है वो कितना होगा। तो स्लो सैंड में जो साइज होता है पार्टिकल साइज का, सैंड जो साइज होता है उसका 0.2 to 0.35 mm तक होता है स्लो सैंड फिल्टर में। और यही अगर हमको रैपिड सैंड फिल्टर में पूछे तो 0.3 से लेकर के 0.6 तक होता है, ये रैपिड सैंड फिल्टर में होता है। रैपिड सैंड फिल्टर में पूछा जाए तो 0.35 से लेकर के 0.6 तक होता है।
ये डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखा जाए तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट सर में क्या होता है, अगर फ्लो रेट देखा जाए, अभी हम लोग देखें फ्लो रेट देखा जाए, स्लो सेंड फिल्टर, अगर ये स्लो सेंड फिल्टर है, ये रैपिड सेंड फिल्टर है, तो इसका अगर फ्लो रेट देखा जाए, फ्लो रेट देखा जाए तो स्लो सेंड फिल्टर में जो फ्लो रेट होता है वो 100 टू लेकर के 200 तक होता है, और जो रैपिड सेंड फिल्टर में होता है 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसका 30 टाइम्स कर देंगे तो 3000 से लेकर के 6000 तक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पार्टिकल साइज देखा जाए, पार्टिकल साइज देखा जाए तो 0.25 से लेकर के 0.35 तक होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है 0.35 से लेकर के 0.6 तक होता है। ठीक है। उसके बाद सी यू का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी जो होता है स्लो सेंड फिल्टर में ज़्यादा होता है, 3 से लेकर 5 तक होता है, और रैपिड सेंड फिल्टर में 1 से लेकर के 1.3 तक होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इफिशियंसी। इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी जो होता है स्लो सेंड फिल्टर का सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स 98 to 99% इफिशियंसी होता है, और जो रैपिड सेंड फिल्टर में होता है 80 से लेकर के 90 तक होता है। कौन सा? इफिशियंसी। हम लोग 4 चीज़ देख लिए। सबसे पहला देखें क्या, फ्लो रेट देखें, उसके बाद पार्टिकल साइज का वैल्यू देखें, उसके बाद सी का वैल्यू देखें, उसके बाद इफिशियंसी देखें। चारों डर याद रखना है। ये हो रहा था 100 से 200 स्लो सेंड फिल्टर में, डी हो रहा था 0.25 से 0.35, सी का वैल्यू 3 से 5 तक हो रहा था, एन का वैल्यू 98 टू 99 तक हो रहा था स्लो सेंड फिल्टर में। इस तरह से रैपिड सेंड फिल्टर में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग देख लिया। इफेक्टिव साइज कितना होता है स्लो सेंड फिल्टर में, दैट इज 0.25 से 0.35 तक। ये हो गया रैपिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रैपिड सेंड फिल्टर के कंपेयर में स्लो सेंड फिल्टर, द स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर स्लोवर। अभी हम लोग देखें कि जो फ्लो रेट जो था स्लो सैंड फिल्टर में कितना था, 100 से लेकर के 200 था स्लो सैंड फिल्टर में। इसी को अगर रैपिड में देखा जाए तो रैपिड में कितना था मेरा, 3000 से लेकर के 6000 तक था। तो कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर स्लो रेट, फिल्ट्रेशन जो रेट है वो स्लो है। कितना स्लो है? 30 टाइम्स। तो इसमें ये याद रखना है जो 30 टाइम्स होता है स्लो। ठीक है। फिर हायर फिल्ट्रेशन रेट स्लो होता तो होगा नहीं, मीन्स एक सही है। लेसर इफिशियंसी इन रिमूव ऑफ बैक्टीरिया जो कंपेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर, तो रैपिड सेंड फिल्टर में जो इफिशियंसी होता है वो कम होता है किसके कंपेयर में, स्लो सेंड फिल्टर में। लेकिन क्या पूछ रहा है, कंपेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर स्लो सेंड फिल्टर का पूछ रहा है। तो स्लो सेंड फिल्टर में क्या होगा, हायर इफिशियंसी होगा। स्लो सेंड पे इफिशियंसी कितना इसका था, 98 से लेकर के 99% तक था। ठीक है। और जो रैपिड सेंड में था, रैपिड सेंड में मेरा कितना था, 80 से लेकर के 90 तक था। तो ये ज़्यादा है, इफिशियंसी ज़्यादा है, और फ्लो रेट फिल्ट्रेशन रेट कम है, फिल्ट्रेशन रेट कम है। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा और स्लो फिल्ट्रेशन रेट स्लो सन फिल्टर में एंड हायर इफिशियंसी, दैट इज एक और 30 टाइम्स हो जाएगा। एक कह सकते हैं 98 से लेकर के 99% तक। तो 1 और 4 इसका आंसर हो गया। 1 और 4 किस में दिया हो, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग 1 से 50 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे आगे से लेकर के। इस पार्ट को, इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं आगे की ओर। 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से छोटा छोटा पार्ट बना करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक के टोटल देख लिए हैं। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए।